हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। हमारा आज का टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म हमारा आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें दो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फिर भी टोटली डिफरेंट दिखेंगे वो, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स। सो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक कंपाउंड है ए और एक है बी। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सपोज C2H6O, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ऑब्वियस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, ठीक है ना? तो अब अगर ये वाला जो ए है वो आपका ईथर है और बी जो है सपोज आपका अल्कोहल है, तो अब आप ये देखो कि उनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, बट स्टिल ईथर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल से टोटली डिफरेंट होंगी। तो ए और बी में आपस में क्या रिलेशन हो गया? ये एक दूसरे के आइसोमर हो गए एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में दो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड isomers of each other and the phenomena is called isomerism. Is that clear? So अब ये जो हमारे आइसोमेरिज्म है, ये फिनोमिना ये टू टाइप्स का रहता है। ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा स्ट्रक्चरल है और कौन सा स्टीरियो आइसोमर है? मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक क्लासरूम में, आप अपनी क्लास में जाते हो। अब क्लास में जो बच्चे आज हैं, कल की क्लास में भी वही बच्चे होंगे, ठीक है? तो अब सपोज फर्स्ट बेंच पर बैठे हैं ए एंड बी और उसके साइड में बैठे हैं सपोज बैठे हैं सी एंड डी। अब आप देखो, अब क्लास के अंदर इसी तरीके से आगे भी क्लास चल रही है, तो यहाँ पर अब ए और बी की जिस तरह की इक्वेशन होगी, सी एंड डी की जिस तरह की इक्वेशन होगी, वो क्लास को उसी तरीके से डिस्टर्बेंस, सपोज ये दोनों बहुत ही नोटी हैं, दोनों एक साथ बैठ गए तो क्लास बहुत नोटी रहेगी, और आगे ही बैठे हुए हैं तो शरारतें ज़्यादा करेंगे। तो यानी कि क्लास की उस दिन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट डे जब क्लास बैठी तो ए और सी साथ में बैठ गए, बी और डी साथ में बैठ गए। तो अब देखो कि क्योंकि इनकी बॉन्डिंग ही चेंज हो गई, पहले ए की बॉन्डिंग बी से थी, सी की बॉन्डिंग डी से थी, अब ए की बॉन्डिंग सी से है, बी की बॉन्डिंग डी से है। तो अब हुआ क्या कि इनकी बॉन्डिंग चेंज होने से क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। हो सकता है पहले दिन वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, सेकेंड डे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। तो बॉन्डिंग चेंज होने से क्लास की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह से जो प्रॉपर्टीज में जो बॉन्डिंग की वजह से, यानी कि अरेंजमेंट चेंज होने से, बॉन्डिंग चेंज होने से जो चेंजेस आते हैं, उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली क्या डिफरेंस है? बॉन्डिंग ही डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट बॉन्डिंग जैसे जिसका एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन 2 सी के बीच में बॉन्डेड है ना? ये ऐसे ही होता है, ये CH3OCH3, जबकि यहां पर जो हमारा ऑक्सीजन है सी और एच के साथ बॉन्डेड है। तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग चेंज होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो गई। तो इस तरह से जो चेंजेस आएंगे उसको हम किसके अंडर लेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये जो हमारा अल्कोहल एंड ईथर का एग्जाम्पल था, ये किसके अंडर आएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इज दैट क्लियर? लेकिन
अब मैं आपको स्टीरियो आइसोमर का डिफरेंस समझाती हूँ। स्टीरियो आइसोमर में जिसमें आपकी बॉन्डिंग सेम है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर ये अल्कीन लिया और यहाँ पर CH3 डाला, ये भी CH3 है, ये देखिए इस तरह से देखो, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिया कि भाई इस कार्बन पर अभी भी एक CH3 और एक H ही है, ठीक है, लेकिन ये देखो जी इसने यहाँ पर अरेंजमेंट सेम है लेकिन यहाँ पर H उधर है, CH3 उधर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर आप देखें दोनों कार्बन के पास, दोनों मॉलिक्यूल में इसके पास CH3H 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 CH3 यानी बॉन्डिंग तो सेम है, फिर भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। क्यों प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस CH3 को हाईलाइट करूँ, इस CH3 को अगर हाईलाइट करें तो आप देखिए ये CH3 की एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ H है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये वाला CH3 वापस हाईलाइट करें तो अब आप देखो इसके दोनों तरफ H है, यानी विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट इसके विद रिस्पेक्ट टू C और H था और इसके विद रिस्पेक्ट टू दोनों ही HH है। तो इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सेम है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमर को हम क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमर। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमर। इसी में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल चलो देती हूँ, मैं आपको ये दे रही हूँ, अब ये बताइए, सपोज ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। अब जरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि A एंड C आपस में एक दूसरे के क्या हैं? देखो जरा A और C, अब आप इसमें पहचानो क्या बॉन्डिंग सेम है? इस C के पास एक CH3 एक H है, लेकिन इस C के पास तो 2 ही H है, यानी बॉन्डिंग चेंज हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अभी भी, देखिए जरा, टोटल वही उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग चेंज है। तो A और C आपस में किसके अंडर आएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। जबकि अगर मैं आपको कहूं A एंड B आपस में क्या है, देखो जरा, A और B अभी हमने बात की, ये आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही आपको मॉलिक्यूल्स दे देंगे और उसमें रिलेशंस पूछे जाएंगे। अब जरा मुझे बताओगे B एंड C? B एंड C, यस ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरल, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग चेंज है, तो यानी ये किसके अंडर आएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर है जी? दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर में मेन स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी, अरेंजमेंट्स एटम्स की डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन स्टीरियो के अंदर विद अरेंजमेंट नहीं, विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट, एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्दर हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने टाइप के हैं और स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप के हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर 6 टाइप्स के रहेंगे, फर्दर 6 टाइप के हैं। क्या है? नाम क्या क्या है? चेन आइसोमर। कैसे पहचानोगे? सिंपल सा तरीका है, जब भी आपने कंपाउंड की नेमिंग कर लीजिए, आईयूपैक नेम, अगर वर्ड रूट डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर वर्ड रूट कौन से होते हैं? इथ, मिथ, प्रॉप, तो सॉरी मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, तो अगर वर्ड रूट डिफरेंट आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? चेन आइसोमर। ठीक है जी। पोजीशन आइसोमर वर्ड रूट सेम होगा, लेकिन लोकेंट्स जैसे 2 मिथाइल, 1 मिथाइल तो खैर कभी होता ही नहीं है, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, इस तरीके से आ जाए। 1 मिथाइल क्यों नहीं होता वो हम बाद में मैं आपको समझाऊंगी कि 1 मिथाइल क्यों नहीं होता, वो चेन का हिस्सा बन जाता है। बट चलिए 2 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हो गया, यानी 2 और 3 लोकेंट फर्क है,
तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट लोकेंट। क्या होगा, डिफरेंट लोकेंट, यानी पोजीशंस डिफरेंट होगी। ठीक है जी, लोकेंट डिफरेंट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमर। डन है जी। फंक्शनल आइसोमर के अंदर क्या डिफर करेगा, यहाँ पर आपका मेन सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएगा, जिससे अगर मैं नेमिंग के हिसाब से कहूँ तो सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट होगा। जो मेरा पहले वाला एग्जांपल लिया था ना मैंने, अल्कोहल एंड ईथर, वो आपका फंक्शनल आइसोमर चेंज हो रहा था, वो फंक्शनल आइसोमर के ही अंडर आ रहा था। क्लियर है जी। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स ही डिफर करेगा। क्लियर है। और मेटामर, रिंग चेन और टोटोमेरिज्म ये हम साथ के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये तीनों थोड़े थोड़े आपस में इंटर रिलेटेड है, तो मैंने आपको एक साथ बता दिया। इसके साथ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में आपको स्टीरियो आइसोमर की भी दे देती हूँ। स्टीरियो आइसोमर में दो तरह के रहते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। एक जिसमें रोटेशन अलाउड है, कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे। रोटेशन अलाउड है यानी फ्री रोटेशन होगी, और दूसरे में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है जी। और जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहती है तो उसमें दो केसेस बनते हैं, एक सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम +1 के सिलेबस की बात करें तो अप टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम करते हैं, और जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर है वो हमारा +2 के सिलेबस के अंदर आता है। ठीक है जी। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने क्या पढ़ना है जी, पहले चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म या फिर उसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म ही भी कहते हैं, क्योंकि मेन वर्ड रूट ही यहाँ पर मेन स्केलेटन ही प्रिंसिपल चेन जो हमने नेमिंग के टाइम सेलेक्ट की थी उसी के नंबर में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। कौन सी चेन, प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है जी। इसके एग्जांपल अभी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि चेन और पोजीशन हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, तो पहले इसलिए पोजीशन भी देख लेते हैं, जिसको मैं थोड़ा बहुत बता ही चुकी हूँ। दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो यहां पर इसको हम किसके अंडर कहेंगे, दैट इज पोजीशन आइसोमर। तो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूं, फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि पेंटेन C5H12 इसके आपने आइसोमर बनाने हैं, चेन, पोजीशन जो भी आपके बन जाए वो सारे आइसोमर आपको बनाने हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एक काम करना होता है, आपको निकालना होता है DBE। What is that DBE? DB is double bond equivalent. Double bond equivalent. अब ये DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या रहता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा समेशन ऑफ n v-2 divided by 2 plus 1. Sigma n v-2 divided by 2 plus 1. अब इस फॉर्मूले में n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम। क्या है, नंबर ऑफ एटम। और v क्या है, वैलेंसी ऑफ दैट एटम, जिस एटम की बात कर रहे हो उसकी वैलेंसी। ठीक है जी। और सिग्मा होता है समेशन। अब इसको आपने करना क्या है कि देखो, जैसे कि मेरे पास है C5H12। C5H12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने C5 यानी कि कार्बन एटम, अगर मैं कार्बन एटम पर अप्लाई करूँ तो कार्बन के n कितने हैं बेटा, 5।
कार्बन की वैलेंसी पता है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो दैट इज 4 - 2, समेशन मतलब प्लस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, यस। तो हाइड्रोजन के कितने नंबर हैं 12, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 12, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, 1 - 2, ठीक है जी। हो गए सारे एटम पूरे, ठीक है, समेशन हो गया। अब डिवाइडेड बाय 2 + 1, इसको आपने सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा 5, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है जी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा +12, अंदर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। आप इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। 0 का मतलब ये हो गया कि कोई भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। अब क्या मतलब था इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से, हमें क्या पता चलता है बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है जी, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जैसे अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गए यानी कि 2 पाई बॉन्ड आ गए तो ये कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उतने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा प्लस। साथ में डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो रहता है वो आपका 1 रिंग फॉर्मेशन, अगर एक रिंग बनी है, जैसे ये रिंग है, एक मॉलिक्यूल में एक रिंग है, ठीक है जी, तो अगर रिंग फॉर्मेशन हो गई, रिंग फॉर्मेशन, तो इसका मतलब भी होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखो कि अगर आपके पास ये कंपाउंड दे दें जी और पूछें इसका DBE बताओ, सिंपल ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो DBE कितना बताओगे, कितनी रिंग बन रही है बच्चे, यहाँ पे 2 रिंग बन रही है, तो DBE कितना हो जाएगा 2 DBE, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं इथीन, इथीन में बताइए कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, DBE कितना रहेगा, यस इट इज 1। एक्चुअली DBE से ये भी पता चलता है, अगर आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता तो CnH2n+2 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 2n है, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब 4 हाइड्रोजन लेस है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस से भी रिप्रेजेंट करेगा, जितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब 2 हाइड्रोजन लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 1। अगर मैं आपको कहूं जी मुझे प्रोपाइन दे दिया मैंने आपको, प्रोपाइन, चलिए बताइए कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यस देयर विल बी 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है वो है आपका बेंजीन में बताइए जी कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, बताइए जरा, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गई, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक रिंग क्लोजर भी है, एक रिंग फॉर्मेशन है, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 ड्यू टू पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 ड्यू टू रिंग क्लोजर, तो टोटल कितना हो गया 4। तो इन बेंजीन वी आर हैविंग 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर टोटल कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है जी। तो देयर इज 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इसको क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, C5H12 जिसमें DB वो कितना था 1,
1 dBE था यहाँ, सॉरी देयर वाज 0 dBE, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं था। ठीक है जी। अब C5H12 के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने पड़ेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ये नहीं कि आप रैंडमली स्टार्ट हो जाओ जी, ये चेन हो सकती है, ये चेन हो सकती है, उससे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको करना क्या है, एक सिमेट्रिक मैनर चलता है आपका, और वो सिमेट्रिक वे हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन एटम 5 है ना, तो हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं 5 + 0, यानी पाँचों के पाँचों कार्बन एक ही चेन में बनाएंगे विद 0 ब्रांचिंग। 4 + 1, जिसमें 4 कार्बन एटम चेन में होगा और 1 ब्रांचिंग में होगा। 3 + 2, 3 कार्बन एटम चेन में रहेंगे और 2 की हमने करनी होगी ब्रांचिंग। ठीक है जी। तो अब एक एक केस को, केस 1 5 + 0, 5 + 0 यानी कि पांचों कार्बन एटम को आप एक ही चेन में बना लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको यही करना इसी तरीके से चेक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको डिटेल करना है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, तो आप पूरा बनाकर देख लीजिए। हर कार्बन एटम की 4 वैलेंस एटम पूरे करने हैं, 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको देने होते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया, N-पेंटेन। ठीक है जी। अब 4+ यानी कि N-पेंटेन में कोई और केस तो बन नहीं सकता क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसके केस हो गया 1। अब आ जाइए सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस में कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास आएंगी, 4 + 1, 4 की चेन दी आपने, लो जी आपने 4 की चेन लिख दी। अब ब्रांचिंग करनी है। अब ब्रांचिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो, सोचो ज़रा, ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसी है, लेकिन मैंने अभी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते करते बोला था कि हम फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं मैंने कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अब मैं बताने जा रही हूँ। देखो ज़रा, अगर सपोज मैंने यहीं पर ब्रांचिंग लगा दी तो ये ब्रांच नहीं बनेगा, ये आपका प्रिंसिपल चेन का हिस्सा बन जाएगा, और वो हिस्सा आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसीलिए ये एक छोटा सा रूल रहता है कि 1 पोजीशन पर आप मिथाइल इथाइल किसी की भी ब्रांचिंग नहीं लगाओगे, और सेकंड पर आप मिथाइल लगा सकते हो, इथाइल नहीं लगाओगे, क्योंकि उससे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन चेंज हो जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ? इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए। 1 पर मिथाइल नहीं होगा, 1 पर मिथाइल नहीं हो सकता, 2 पर, 1 पर तो कोई भी नहीं हो सकता, और 2 पर मिथाइल हो सकता है लेकिन इथाइल नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो अब हम, यानी कि ना मैं यहाँ पे डाल सकती ना मैं यहाँ पे डाल सकती। उसके बाद ये पोजीशन, ये देखिए जी, इधर से ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन एक ही जैसी है। इधर से चलो तो ये 2 है, इधर से चलो तो ये 2 है, यानी ये दोनों पोजीशन सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिकल पोजीशंस, अब आप आइसोमर जब आप कर रहे हो तो ये आपको खुद से दिखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 पोजीशन आपस में एक दूसरे की सिमेट्रिक पोजीशन है, सेम पोजीशन है, तो हम यहाँ डालें या यहाँ डालें एक ही बात है। तो मैंने इधर डाल दिया तो 1 एंड द सेम थिंग, यानी दूसरा कोई केस यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 4 + 1 का भी एक केस हो गया। ठीक है। अब अगर मैं थर्ड केस बनाती हूँ 3 + 2, 3 + 2 यानी 2 की ब्रांचिंग। अब 2 की ब्रांचिंग अगर मैं इथाइल फॉर्म में सीधा ही एक बार ले लूं तो वो आपको पता है ना, मैं फर्स्ट पे डाल सकती हूँ ना मैं सेकंड पे डाल सकती हूँ, तो 2 इथाइल फॉर्म में नहीं आएगा। हम कैसे करेंगे, मिथाइल फॉर्म में, और मिथाइल 1 पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, सिर्फ यहीं पर आएगा। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं इसके नाम देखूं, नेमिंग करें तो क्या रहेगा, इसकी नंबरिंग में 1 2 3, यानी कि 2 डाइमीथाइल प्रोपेन। क्या होगा, 2 डाइमीथाइल प्रोपेन। और जबकि ये क्या रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और पहले वाला क्या था, N-पेंटेन। अब आपको यहाँ पर
इसका भी एक केस बना। अगर क्वेश्चन आ जाए टोटल आइसोमर तो आप क्या कह दोगे जी कि C5H12 के टोटल आइसोमर बनेंगे 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो फंक्शनल आइसोमर का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड वो खुद ही बना दे और पूछे 1 और 2 में क्या रिलेशन है। तो अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले वर्ड रूट चेक करो। एक में पेंट है, एक में ब्यूट है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी हम आगे कुछ चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफर दे देते हैं, तो वो आपने चेक करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद आपने जैसे ही चेक किया कि अरे इसमें तो वर्ड रूट डिफर है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, ये आपस में एक दूसरे के क्या रहेंगे, यस, चेन आइसोमर। ठीक है जी। अगर मैं पूछूं 2 और 3, देखो जी उसके अंदर क्या डिफर कर रहा है, यस, prop and but, that is also chain isomer। ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 और 3 तो यस, इसमें भी क्या है, वर्ड रूट ही डिफरेंट है, तो ये भी आपके किसके अंडर आएगा, चेन आइसोमर। क्लियर है। अब इसके लिए हम एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं, दैट इज हम सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं करूं, मैं आपको कहती हूं C6H14, C6H14। अब इसमें आपने बताना है नंबर ऑफ आइसोमर। C6H14 में आपको नंबर ऑफ आइसोमर बनाने, पहले आप क्या निकालोगे, यस, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो कैसे रहेगा, समेशन करना है। कार्बन एटम कितने हैं बेटा, 6, ठीक है जी, और वैलेंसी कितनी है, 4, 4 - 2 प्लस, फिर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 14, 1 वैलेंसी 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको अगेन आंसर आएगा 0। 0 का मतलब यहाँ पर भी आपका कोई भी पाई बॉन्ड या रिंग क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिंग क्लोज नहीं हो रही है और ना ही कोई पाई बॉन्ड है। सिंपल एल्केन आपने बनाने हैं। अब वो एल्केन कैसे बनाओगे, 6 कार्बन एटम विद 0 ब्रांचिंग, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में आप क्या करोगे, 5 कार्बन एटम विद 1 ब्रांचिंग, 4 कार्बन एटम विद 2 ब्रांचिंग। 3 + 3 नहीं हो सकता, 3 की चेन में 3 ब्रांचिंग अरेंज ही नहीं कर सकोगे, उसको आप नहीं अरेंज कर सकोगे, तो इसलिए वो केस हम नहीं लेंगे। तो 6 + 0 का केस, फर्स्ट केस बन गया ए केस 1। ये लो जी, साथ साथ नेमिंग भी करते रहते हैं ताकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हमारा क्लियर हो सके। यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, हेक्स वर्ड रूट है, एन प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं, आई थिंक मैंने प्रीफिक्स बोल दिया, दैट इज हेक्स वर्ड रूट है और एन आपका प्राइमरी सफिक्स है, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने 5, 1 2 3 4 5। अब आपने देखो जी, यहाँ पर इन 2 पोजीशन पे हम डाल नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन इन 2 पोजीशन पर डाल दे तो एक ही बात है, ये और ये 1 एंड द सेम थिंग, दैट इज द 1 केस। इसका केस बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, एक ही केस बनेगा, ये रहा जी यहाँ पर C, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग ऑब्वियस है, यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl पेंटेन, 2-methyl पेंटेन। डन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया B, लेकिन एक और केस हो सकता था, हम यहाँ पर भी तो अपनी ब्रांचिंग दे सकते थे, तो अगर हमने यहाँ पे ब्रांचिंग दे दी तो एक C केस और बनेगा जिसमें हम C केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3-methyl, इसको मैं C ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे ये C केस है। हाँ जी, 3-methyl क्या होगा यहाँ पे, पेंटेन। आ रही है बात समझ, ठीक है जी। अब
यानी कि 5 + 1 6 + 0 का मेरे पास एक ही केस बना था और इसके मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई, एक बी पॉसिबिलिटी और दूसरी बनी है जी सी पॉसिबिलिटी। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए, आपके पास क्या है 4 + 2। 4 + 2 में हमने क्या करना है, तो 4 1 2 3 4 दो की ब्रांचिंग करनी है। आपको पता है कोने में तो आप कोई भी ब्रांचिंग नहीं कर सकते हो एंड पोजीशंस पे, बीच में आप मिथाइल की ब्रांचिंग कर सकते हो, इथाइल, यानी सीधा एक साथ दो तो नहीं डाल सकते, इथाइल नहीं, दो मिथाइल फॉर्म में डालोगे। अब दो मिथाइल फॉर्म में डालने की क्या क्या केसेस आ सकते हैं, दोनों मिथाइल अलग अलग डाल दिया, या फिर दोनों मिथाइल एक ही साथ डाल दो। अब एक ही साथ डालने हैं तो इधर डालो या इधर डालो, एक ही बात है, तो मैंने एक साथ डाल दी। ये समझ में आ रहा है ना बेटा? इधर से डालेंगे तो यहाँ से नंबरिंग होगी, इधर डालती तो मैं यहाँ से नंबरिंग हो जाती। तो यानी कि मेरे पास केस बने एक डी और एक ई। यहाँ पर अगर मुझे इनकी नेमिंग करनी है तो क्या केस होगा जी, यहाँ पर होगा 2 3, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है जी, यस, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और इसको क्या कहेंगे, यस 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आई बात समझ? तो अगर तो आपको क्वेश्चन आ जाता कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताइए, तो इसके भी टोटल कितने हो गए, 2 केसेस, टोटल आइसोमर हो गए 5। और लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में क्या है, वर्ड रूट फर्क है, तो वर्ड रूट डिफरेंट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमर। चलिए नेक्स्ट इज बी एंड सी। बी एंड सी पेंट और पेंट सेम है जी, वर्ड रूट सेम है, तो फिर लोकेंट देखो 2 and 3, यस लोकेंट, वर्ड रूट सेम है, फिर आपने लोकेंट देखना है, तो वो लोकेंट अगर डिफरेंट है तो उसको हम किसके अंदर लेंगे, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? चलो अगर मैं ए एंड सी पूछूं आपसे, सी पेंट और ए, यस, तो यानी कि वर्ड रूट डिफरेंट है, तो दैट इज द चेन आइसोमर। ठीक है? चलिए अब सी एंड डी के बारे में बताइए। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सी एंड डी, पेंट और ब्यूट, चाहे लोकेंट भी फर्क है, लेकिन वो नहीं देखना आपने, पहले जब वर्ड रूट डिफरेंट आ गया तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, चेन। ठीक है? अब डी एंड डी देखो, लोकेंट फर्क है, एक 2 2 है, एक 2 3 है, तो दैट इज पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? चेन चेन पोजीशन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया बच्चे? अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ। चलिए मुझे एक और बात बताइए कि अगर मुझे, मैं आपको कहूँ C3H8, और मैंने बता दिया जिसमें जब आप DB देखोगे 0 ही आएगा, C3H8 सॉरी, DBE 0 है। ठीक है? अब इसके आइसोमर बनाइए, C3, 3 + 0, 2 + 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 2 + 1 तो हो ही नहीं सकता ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो सिर्फ एक ही केस है, नो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी? अगर C3H8 के नहीं है तो C2H6 के भी नहीं होंगे। ठीक है? तो क्या मैं यहां से ये पॉइंट लिख सकती हूँ? देखो ज़रा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाली हूँ, ध्यान से समझना है, ये पॉइंट्स मैं लिखने वाली हूँ। हाँ जी, चेन आइसोमर्स दैट इज इंक्रीजेस, ये चेन पोजीशन दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा, इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखा था ना आपने कि भाई 3 कार्बन एटम थे तो एक भी नहीं था, 4 थे तो आपके कितने बने थे, 4 में बनाएंगे तो आपके 2 बनेंगे, 5 में आपने बनाया 3 बनाए, तो 6 में आगे कितने चले गए थे आपके, देखो ज़रा 6 में कितने थे बेटा,
6 में 5 हो गए थे, है ना। और जबकि 5 में कितने थे, 3 थे, ठीक है। 4 करोगे तो 2 ही आएंगे, बनाकर देख लेना। तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे चेन आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं। और दूसरी बात, एन चेन आइसोमर बनने के लिए कम से कम एन की वैल्यू 4 या 4 के बराबर 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि C3 में तो बना ही नहीं था। तो यानी कम से कम 4 कार्बन एटम होंगे तब आपके चेन आइसोमर बिल्डअप होने शुरू होंगे, ठीक है जी। तो इसी तरीके से यही सेम चीज़ पोजीशन पर भी टैली होती है, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा, चेन आइसोमर में वर्ड रूट डिफर करेगा और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे नंबर चेन आइसोमर भी इंक्रीज करेंगे। और चेन आइसोमर बनाने के लिए एन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम कम से कम 4 होने ज़रूरी हैं। और पोजीशन आइसोमर्स तब होंगे जब आपका लोकेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे, है ना। सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे और फिर आप उसके बाद आप उस पे ये क्वेश्चन अप्लाई करोगे, ठीक है जी। हो गया है। अगर कुछ रह गया है तो मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दे रही हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो रह गया है उसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको कर रही हूँ, ये लीजिए जी। मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ, आप इसको लार्ज करके बाद में देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपकी चेन आइसोमर वाली स्लाइड हो गई। ये फिर आपकी क्वेश्चंस वाली स्लाइड को भी मैं आपको ये लीजिए जी, ये भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो हमने यहाँ पर 2 आइसोमेरिज्म के लिए पढ़ा कि आपने किस तरीके से यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और छोटा सा क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, C4H8 इसमें भी आपको नंबर ऑफ आइसोमर निकालने हैं। C4H8 में जब आप DBE निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, वैलेंसी कितनी है बेटा इसकी, 4 - 2, प्लस हाइड्रोजन में वही 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 का मतलब यह हो गया कि या तो वो रिंग क्लोजर होगा या फिर डबल बॉन्ड एल्कीन होगा। यानी यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, केस 1 एल्कीन और केस 2 दैट इज साइक्लिक, ठीक है जी, रिंग कंपाउंड। अब अगर एल्कीन बनती है तो उस केस को सेपरेट सॉल्व करिए। एल्कीन बनती है तो क्या करोगे, 4 + 0 3 + 1, ठीक है जी। अब 4 + 0 में देखिए जी, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन आप यहाँ पर दीजिए या यहाँ पर दीजिए, एक ही सेम केस होगा, है ना। यहाँ पर डालो या यहाँ डालो, 1 ब्यूटीन ही कहलाएगा, और दूसरा यहाँ पर डालेंगे तो दूसरा केस हो जाएगा। तो शॉर्टकट आपने इसी तरीके से 2 अलग अलग बनाने, यानी एक ब्यूट 1 होगा और दूसरा ब्यूट 2 होगा, ठीक है। और अगर आप 3 की चेन डालते हो, 1 2 3 और एक ब्रांचिंग हो गई, है ना। अब आप ये देखो कि ये सेंटर में सारे सिमेट्रिकल हैं, तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे डालो, यहाँ पर डालो या यहाँ पर डालो, ये एक ही केस होगा। तो एल्कीन के टोटल केस कितने हो गए, 3। साइक्लिक में यहाँ पर भी 4 + 0, 4 + 0 यानी कि 4 की रिंग, 3 + 1 मतलब 1 की रिंग कर दो और एक उसमें ब्रांचिंग बना दो, वो कहीं पर भी बना सकते हो, ये लो जी, ठीक है। तो यानी कि 2 + 2 की रिंग तो होती नहीं है, तो टोटल हो गए 2 केस।
तो टोटल केसेस अगर आपसे पूछे तो आप कितने बनाओगे? 5 केसेस। और अगर पूछे कि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एल्कीन कितनी बनेंगी? 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें टोटल साइक्लिक कंपाउंड कितने बनेंगे तो दैट विल बी 2। और इसी में हम एक और लास्ट में केस पढ़ते हैं रिंग चेन। तो ये जो देखिए ये रिंग ये चेन, ये रिंग ये चेन, तो ये आपस में एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर हैं, यानी A, B, C एंड D। तो यहाँ पर कहें A, C का भी रिंग चेन है और A, D का भी क्या है? रिंग चेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिंग चेन भी डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से B भी C का भी रिंग चेन है और B D का भी रिंग चेन है। तो ये आपस में रिंग चेन आइसोमर भी हो जाएंगे। रिंग चेन मतलब एक कंपाउंड रिंग में है और एक कंपाउंड चेन में, यानी जो हमारे दो आइसोमर A और B डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख रहे थे उनमें एक रिंग है और एक चेन है, तो उनको आपस में किसके अंडर रखा जाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो हमने 3 आइसोमर यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब नाउ नेक्स्ट में, लेकिन नेक्स्ट में चलने से पहले इस स्लाइड की भी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं हमारे फंक्शनल आइसोमर। ठीक है जी, तो अब फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक्चुअली हमने पहले भी बात की है कि क्या फ़र्क होगा? सेकेंडरी सफिक्स ही डिफरेंट होगा, सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट होगा। ठीक है जी, बाकी वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब इसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं कि जैसे अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होगा ही होगा और ईथर का अल्कोहल होगा, तो इसको आपने किस तरीके से मैच करना है कि फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है C3H8O, C3H8O। सबसे पहले तो आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो इसका ज़रा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, DBE निकालिए आप, DBE। DBE जब आप निकालोगे तो 3 कार्बन एटम 4 - 2 यानी 2, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन H है तो 1 - 2 यानी -1 और ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रहती है, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। जब आप इसका DBE निकालोगे तो आपको मिलेगा जी 0। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ जिसमें हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि DBE। तो यहाँ पर जो DBE है इसका है 0। तो अब ये 3 कार्बन एटम है, DBE 0 है और जो ऑक्सीजन है यानी कि कोई पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे, तो विदाउट पाई बॉन्ड तो या तो वो अल्कोहल में होंगे या फिर वो ईथर में होंगे। तो अगर आपको अल्कोहल दिया है तो आपको पता है कि इसमें ईथर की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ईथर दिया है तो अल्कोहल की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ अल्कोहल्स बना लोगे, टोटल आइसोमर में कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे ये प्रोपेन 1 ओल है, प्रोपेन 2 ओल भी हो सकता है ना। देखो चलो मैं बना ही देती हूँ, यहाँ पर प्रोपेन 2 ओल भी हो सकता है। तो यानी कि 2 अल्कोहल्स यहाँ पर बन गए। और ईथर क्या हो सकता है? CH3 CH2O, CH3 क्या नाम होगा ये इसका? मीथॉक्सी ईथेन, मीथॉक्सी ईथेन। तो ये अल्कोहल और ईथर आप एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। यहाँ पर अल्कोहल है इन दोनों में और यहाँ पर क्या है? आप ये इसमें क्या है? ईथर। तो यानी कि दिस एंड दिस, अगर मैं कहूँ दिस एंड दिस फंक्शनल आइसोमर, दिस एंड दिस पोजीशन आइसोमर, दिस एंड दिस अगेन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर CN जितने होंगे H डबल होंगे उससे, यानी कि आपके पास आ जाएगा C3
H6O। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो, अगर इसी में देखें, अगर ये 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है, वैसे आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1, यानी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब वो एक पाई बॉन्ड किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, एल्डिहाइड फॉर्म में हो सकता है, यानी कि CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो या फिर कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये दोनों एक दूसरे के, ये क्या है आपका प्रोपेनोन, इसमें फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओन, और यहां पर क्या होगा, अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, और यहां पर क्या होगा, प्रोपेनोन। तो ये आपस में एक दूसरे क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल या ईथर। इसका मतलब क्या है कि जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो जरूरी नहीं है CO डबल बॉन्ड में हो, वो इधर भी आ सकती है। इसका मतलब मैं ऐसे भी डाल सकती हूं CH CH2OH। ठीक है जी, डबल बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी हो गई, ऑक्सीजन भी अरेंज हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ओल हो गया। लेकिन कौन से वाला ओल है, अनसैचुरेटेड ओल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, यानी कि प्रोप। ठीक है जी, 2 इन 1 ओल, तो इन ओल, लेकिन इन और ओल डिफरेंट पोजीशन पर होने चाहिए, यानी कि 1 इन 1 ओल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी टॉटोमेरिज्म। तो इन और ओल सेपरेट लोकेंट्स पर होने जरूरी हैं, ये बात ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि 1 इन 1 ओल इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारी कैटेगरी आएगी टॉटोमेरिज्म। और क्यों है वो जब आप टॉटोमेरिज्म सीखोगे आपको तभी समझ में आएगा। तो जैसे अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, वैसे ही अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकते हैं, तो इस केस में ये भी हो गया। तो ये चारों एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है जी, समझ में आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में CnH2n, यानी कि अगर मेरा C3 है, अगर मेरे पास C3 है तो H6 होगा, लेकिन ऑक्सीजन होंगे 2। और जब आप इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको 1 आने वाला है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ आपको एक डबल बॉन्ड अरेंज कराना है, तो वो किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। और यही एस्टर में भी हो सकता है। एस्टर कैसे हो जाएगा, CH3COOCH3, मीथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा इसका, मीथाइल इथेनोएट। ठीक है जी। या फिर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि यहां पर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं। और एक मिनट जी, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि आपका हो गया जैसे कि CH3। ठीक है जी, कार्बोनिल में यह आ गया आपका ये CH2 और अनसैचुरेशन आ गई यहां पर, और यहां पर आ गया आपका OH ग्रुप। तो यहां पर ये भी हो सकते, कार्बोनिल अल्कोहल आना चाहिए, यहां पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहां पर आपका एंड कार्बोनिल अल्कोहल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ज्यादातर ये किस लिए यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के बीच में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैटेगरी। एक बार फिर से देखिए, पहली कैटेगरी क्या थी, अल्कोहल ईथर।
मेन यही है। और दूसरा क्या है, एल्डिहाइड कीटोन। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। फोर्थ वन इज CnH2n-2, यानी कि अगर मैंने आपका यहाँ पे C4 ले रही हूं मैं, C4 H कितना होगा 8-2 यानी कि 6। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा जी 2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा 2। इसके एग्जाम्पल हम इस साइड कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल डाइईन। डाइईन मतलब जैसे कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डाइईन। डाइईन देखो 1 और 3 कंजुगेशन है, डबल, जैसे कि हमने रेजोनेंस में ले रहे थे डबल सिंगल डबल, ये तो कंजुगेटेड डाइईन हो गई। लेकिन ये डाइईन कॉम्युलेटिव भी हो सकती है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH3। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर है तो इसके लिए नाम होता है कंजुगेटेड डाइईन। क्या नाम होता है, कंजुगेटेड डाइईन। लेकिन अगर ये साथ साथ हैं तो इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव डाइईन, ठीक है जी, कॉम्युलेटिव डाइईन। क्लियर है। तो ये आपस में एक दूसरे के डाइईन्स, एलीन्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलीन। कॉम्युलेटिव डाइईन को हम एलीन भी कहते हैं। और तीसरा कि आपका अल्काइन की फॉर्म में आ जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो यहां पर तीनों में ही 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दैट इज फंक्शनल आइसोमर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज CN। CN में मैंने ले लिया C3 और H2n+1 यानी कि H7NO2, यानी एक नाइट्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहां पर ये फिफ्थ केस हम डिस्कस करने वाले हैं, फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस में जैसे कि आपका CH3 CH2 CH2, यहां पर सीधा ही यहां पर देखिए, इसमें जरा DBE भी निकाल लेते हैं। DBE निकाले जरा, एक बार निकाल कर देख लेते हैं कितना आने वाला है DBE। DBE कितना होगा, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, 4-2 यानी कितना आ गया 2, यस, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 7, और 7 में 1-2 यानी -1 आ जाता है। और उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है बेटा, एक ही है, और एक नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 3-2। ऑक्सीजन तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जितने भी हों 2-2 0 ही लगने वाला है, डिवाइडेड बाय 2+1 करना जरा इसको, 6-7, ठीक है जी। और यहां पर कितना आ जाएगा +1, ठीक है, +1, क्योंकि यहां पर 1 आ जाएगा, ये 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 0 हो जाएगा, +1 यानी कि 1। तो यानी कि यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये रहा आपका 1 पाई बॉन्ड। तो ये नाइट्रो हो सकता है, नाइट्राइट में फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन्स। लेकिन यही चीज आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, ONO। तो ये हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइट। NO2 इज, अगर नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज है तो इसको कहते हैं नाइट्रो एल्केन, अगर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है तो इसको कहते हैं नाइट्राइट, ठीक है। ये एम्बिडेंट भी आ जाते हैं, डन है। और तीसरी इसी की कैटेगरी में आ गया अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का मतलब ये हुआ कि आपका नाइट्रोजन अमाइन फॉर्म में है और CH2 CH2 COOH
दीज आर कॉल्ड एसिडिक एंड अमाइनो ग्रुप साथ में आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। तो फिफ्थ कैटेगरी में हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रो अल्केन एंड क्या आ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी आसान है, साइनाइड या आइसोसाइनाइड, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। इसको जब आप देखोगे तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 2। ठीक है जी, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 2। ठीक है। और तीसरा जो है लास्ट वन इज दैट इज CnH2n+3। ये फॉर्मूला पूरा थोड़ा कटा हुआ है। CnH2n, Cn में सपोज मैंने आपको लिया यहाँ पर C3H2n+3, 6+3 यानी कि 9 और यहाँ पर आ जाएगा N। जब आप इसको सॉल्व करोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर आएगी जी 0 और इसके अंदर आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। और इसको डिफरेंशिएट, इसको एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे कि आपका CH3, CH2, CH2, NH2, इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो ये है आपका प्राइमरी अमाइन। ये ना बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, इसको वो ब्रांचिंग में ले लेते हैं, चेन आइसोमर में ले लेते हैं, तो ध्यान रखना है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइंस दे कम्स अंडर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। ये NHCH3 ये आपका आ गया सेकेंडरी अमाइन और इसी का तीसरा केस होगा CH3NCH3 और ये आ गया CH3। तो ये क्या आ गया, टर्शरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन ये सब किसके अंडर आएंगे, ये आएंगे आपके यस फंक्शनल आइसोमर। तो फटाफट से ये ज़रा आप इसको सारा नोट कर लीजिए। इसमें मैं आपको एक कैटेगरी और समझाने वाली हूँ, एक और डिस्कस करते हैं, ज़रा हम इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट मैं आपको जो समझाने जा रही थी कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्रीसोल। क्रीसोल होता है यहाँ पर CH3 और साथ में आ गया OH। ठीक है। अब ये जो क्रीसोल है यहाँ पे ये ऑर्थो, अगर मैं इसको मेन मानती हूँ तो CH3 कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। तो अगर ये ऑर्थो पर है तो ये ऑर्थो क्रीसोल और इसको दिस इज कॉल्ड क्रीसोल। ठीक है जी, दैट इज 2 क्रीसोल या फिर ऑर्थो क्रीसोल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दैट इज कॉल्ड मेटा क्रीसोल या फिर 3 क्रीसोल। ठीक है। और ऐसा ही ये पैरा वाला केस भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड पैरा क्रीसोल एंड नेक्स्ट इज, या फिर इसको क्या कहेंगे, 4 क्रीसोल। अब अगर मैं 1, ये इसको A कह दिया, इसको B कह दिया और ये C है, A B C, ये तीनों के तीनों, तो देखो यहाँ पे तो क्रीसोल क्रीसोल सब में सेम ही है, तो यानी कि फंक्शनल नहीं आएंगे, ये सारे किसके अंडर आएंगे, दैट कम्स अंडर दैट इज यस पोजीशन आइसोमर। लेकिन ये तो पोजीशन आइसोमर ही हुए। ठीक है। इसी में एक और केस बन जाए, अगर ये रहा CH2OH, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल हो गया यहां पर, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल। तो यहां पर ये जो ABC हैं ये D के साथ, बेटा आपको लग रहा होगा कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, नहीं। ये जो फिनोल होता है ये इनोल होता है, फिनोल इज इनोल,
इनोल टोटोमेरिज्म से हम समझेंगे कि वो एक्चुअल अल्कोहल नहीं है। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप इनोल इज ये जो ABC है एक्चुअली ये इनोल है और ये अल्कोहल है। तो इनोल और अल्कोहल भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर, यानी A से D का कॉम्बिनेशन, B से D का कॉम्बिनेशन, D से C का कॉम्बिनेशन। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल आइसोमर हैं। ऑल कम्स अंडर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, यानी कि इनोल और अल्कोहल अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो वो भी आपके फंक्शनल आइसोमर के अंडर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज रिंग चेन, जिसको हम एग्जाम्पल से पहले ही समझ चुके हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, जैसे प्रोपीन क्योंकि DBE1 है, और साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये ओपन चेन और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये आपस में किसके अंडर आएंगे, यस दे कम अंडर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। सो लास्ट वन इज, जो आज के लेक्चर में टुडेज लास्ट आइसोमर इज मेटामर्स। आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट tautomerism. Okay, now in that lecture last one is metamerism. Metamerism, that type of isomerism is applicable only in case of polyvalent functional group. Polyvalent functional group are those which are having more than one valency. इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईथर देखो जी, उस 2 वैलेंसी है, यानी इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, तो मेटामेरिज्म यहाँ पर हो सकता है। अगर अल्कोहल देखें तो इसकी एक ही वैलेंसी है, नो, यहाँ पर ये आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। तो दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, मोर देन 1 वैलेंसी, जिन फंक्शनल ग्रुप की मोर देन 1 वैलेंसी होती है उसी पर एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग टू यू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नो कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड नो, एंड इन केस ऑफ कीटोन यस। तो यानी कि पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलता जुलता ये ईथर हो गया और ये थायो ईथर हो गया। ठीक है, दैट इज ईथर एंड देयर इज थायो ईथर। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, कीटोन, यस देयर इज कीटोन, कीटोन में भी ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर हम कहें एस्टर, यस कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं था लेकिन एस्टर में है। ठीक है, एक और बात समझनी है इसमें, जो ईथर है ये दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, ये भी दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, ये भी दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, बट ये दोनों साइड से एक ऑक्सीजन, एक साइड ऑक्सीजन से अटैच है तो दूसरी कार्बन से। इसमें दोनों साइड ऑक्सीजन से अटैच है, दोनों साइड सल्फर से अटैच होगी, दोनों सी से अटैच होगी, तो ये सिमेट्रिकल के अंडर आएंगे और वो आपका अनसिमेट्रिकल आएगा। मैं नाम लिख दूं, दैट इज कीटोन एंड दैट इज एस्टर। एस्टर के साथ में लिख देती हूं अनसिमेट्रिकल है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अप्लाई करने में आसानी मिले होगी आपको। ठीक है जी, तो यस इसके अंदर भी हो गया। और देखो जरा, अगर मैं प्राइमरी अमाइन कहती हूं, प्राइमरी अमाइन तो NH2 है, नहीं हो सकता है ना, तो इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकेंडरी अमाइन में तो हो सकता है। यस, सेकेंडरी अमाइन में मेटामेरिज्म पॉसिबल है। सेकेंडरी अमाइन, यस देयर इज पॉसिबिलिटी। जब सेकेंडरी में है तो टर्शरी में भी हो सकता है, क्योंकि वैलेंसी 3 है,
तो यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ इन दीज केसेस ईथर, थायोईथर, कीटोन, एस्टर्स, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये वो केसेस हैं जिसमें मेटामेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। कभी कभी बच्चे अल्कीन के अंदर ले लेते हैं CH2, जैसे आपका अल्कीन है, क्योंकि अल्कीन में वो ये कहते हैं कि देखो जी अल्कीन के अंदर भी तो अल्कीन बीच में रहती है, इसके इधर भी बॉन्डिंग है, इधर भी बॉन्डिंग है, तो नो, ये आपने पॉइंट, स्टार पॉइंट बना लीजिए कि यहां पे लिख लेते हैं alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes do not show metamerism. ठीक है जी, ये हो ही नहीं सकता है, तो क्या कहें, do not show metamerism. Alkenes and alkynes do not show metamerism. क्लियर है? ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि मेटामेरिज्म तभी देखना है जब आपके एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हों, दो साइड, या जैसे यहाँ पे 2 साइड्स हैं, इधर भी, इधर 3 साइड्स हैं, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। यानी मैंने क्या कहा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही ये पॉसिबल होगा। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स होगा कैसे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यानी जो 2 साइड के अल्काइल ग्रुप्स हैं उसमें आपस में कार्बन कार्बन शिफ्ट हो जाए, यानी उसमें अल्काइल ग्रुप्स की नेचर इधर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म अराइजेस। फॉर एग्जांपल देखो जी, अगर मैंने आपको कहा CH3, CH2, CH2, OCH3, ठीक है जी, ईथर के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल है, लेकिन यानी कि एक तरफ 3 और एक तरफ 1, टोटल तो 4 हो गए। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं 2 + 2, 4 तो तब भी हो जाएंगे, है ना। 2 + 2 इज ऑल्सो 4। तो अगर ये 2 + 2 हो जाए तब क्या होगा, तब वो हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना सबसे पहले जरूरी है, आइसोमेरिज्म सोचोगे ही तभी जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो ये लो जी, ये लो, ये आपस में एक दूसरे में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए। कभी कभी नेचर चेंज हो जाती है और नंबर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जी, ये देखो है 3 + 1 ही, है ना, है 3 + 1 ही, लेकिन यहाँ पर इस 3 में ये N प्रोपाइल था, ये आइसोप्रोपाइल है, तो भी आपकी मेटामेरिज्म होगी। यानी कि ये जो आपका ईथर है, कितने कार्बन एटम का था, C4H, कितने थे यहाँ पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है तो ये आएंगे आपके 10, C4H10O। तो ये C4H10O में के अल्कोहल में तो होता ही नहीं मेटामेरिज्म, जो ईथर है, क्योंकि C4H10O से अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है, लेकिन अल्कोहल में मेटामेरिज्म नहीं होगा। ईथर में कितने मेटामेरिज्म शो हो सकते हैं, 3 नंबर ऑफ मेटामर्स कैन बी पॉसिबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ कि भाई आपको मेटामेरिज्म शो करना है ना, अप टू 2 जिसमें वैलेंसेस हैं, तो कम से कम 4 कार्बन एटम तो कम से कम चाहिए ही चाहिए हैं, उससे कम में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कि अगर मैं आपको 3 नंबर का अल्कोहल बनाना चाहूँ, ये लो जी, ये लो, ईथर बनाना चाहूँ, सॉरी नॉट अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल में तो होता ही नहीं आइसोमेरिज्म, ये वाला मेटामेरिज्म। चलिए, इसमें 2 + 1 है, अगर आप 1 + 2 लिखोगे तो क्या इसमें कुछ फर्क है, क्योंकि ये दोनों तरफ आपका सेम ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल, सो नो मेटामेरिज्म। आई बात समझ? ठीक है जी। अब
ऐसे ही सेम ईथर में भी सेम ही चलेगा, थायो ईथर में भी सेम ही चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं एसीटोन देती हूँ जी आपको CH3 CH2, यहाँ पे तो देखो 4 से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 तो होनी चाहिए, यहाँ तो 4 से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आपका ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक कार्बन तो अलग ही रखो। अब उसके बाद तो 3 ही, एक कार्बन तो आपने फंक्शनल ग्रुप को दे दिया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कोई कार्बन नहीं दिया था, तो इसलिए सिर्फ 3 एटम अरेंज करने से काम नहीं चला था, 4 को अरेंज कर दिया था। यहाँ पर एक तो फंक्शनल ग्रुप ने ले लिया, तब तो इसके पास 3 ही बचे, 3 से आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2+1 या 1+2 दोनों एक ही बात है। तो ये सिमेट्रिकल केस होने की वजह से भी कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। ध्यान रखना है बच्चे, किसमें नहीं मैं लिख रही हूं उसको हाईलाइट करना है आपको, कैन नॉट शो मेटामेरिज्म। लेकिन अगर यही आपका 4 कार्बन एटम की जगह 5 आ जाते, ये लो, ये देखिए जी, ये आपका बीच में ये क्या हो गया 1+3 CH2, ये लो जी 2+2। तो अब क्या है, यस मेटामेरिज्म पॉसिबल, मेटामर पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो कीटोन के साथ ही है सिर्फ, औरों में नहीं आती। ये इसको अगर मैं नेमिंग करूंगी, मैं यहां से नंबरिंग करूंगी, तो इसको क्या लिखूंगी, पेंट एन 2 ऑन, है ना। और इस वाले को क्या लिखूंगी, 3 ऑन, पेंट एन 3 ऑन। अब देखो जी, फंक्शनल ग्रुप सेम, वर्ड रूट सेम, सिर्फ लोकेंट फर्क। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के यस क्या है, पोजीशन आइसोमर भी है। तो बोथ आर पोजीशन एज वेल एज मेटामर्स। और अगर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो प्रेफर करना होता है पोजीशन को, क्योंकि ये पहले पोजीशन आइसोमर है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है जी। तो ये हमने ईथर में और थायो ईथर में एक जैसा हो गया। एक मैंने कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल इन केस ऑफ एस्टर। लेकिन उससे पहले फटाफट से ये स्क्रीन नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, आगे अगर हम इसको डिस्कस करें, अभी मैं एस्टर की बात करती हूँ। एस्टर में CH3 CH2, ये देखो जी, मैं कुछ केसेस बता रही हूँ, आपने बताना है कि इसमें मेटामेरिज्म है कि नहीं है। ये हो गया 4 कार्बन, सॉरी एक ऑक्सीजन और आएगा। ठीक है जी, ये केस लिया। ठीक है, और CH3 क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है ना, ये 2+1 या 1+2, ये सेम केस नहीं होगा, डिफरेंट केस होगा। ये बात समझ में आ गई? कैसे हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन से 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन से 2 है। वहां पर 1-2 या 2-1 एक ही बात थी। यहाँ पे 2-1 और 1-2 इज अ डिफरेंट केस, क्योंकि ये एस्टर है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 कार्बन एटम, और यहाँ पर 2 कार्बन एटम, और यहाँ पर 1 कार्बन एटम, दैट इज डिफरेंट केस। और जब अगर सिमेट्रिकल था तब 1-2 या 2-1 सेम केस था। तो यस पॉसिबिलिटी है। तो A एंड B एक दूसरे के मेटामर्स है। अब अगर इसी में मैं आपको एक और कार्बन यहां से उड़ा लेती हूं और उधर डाल देती हूं, अब बताइए, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल मीथेनोएट। अभी भी एस्टर ही है, प्रोपाइल मीथेनोएट, मीथेनोएट। यस, ये भी C भी मेटामर है। A और B दोनों का ही ये मेटामर कहलाएगा। अब जब प्रोपाइल आ गया तो आइसोप्रोपाइल चेन भी हो सकती है ना। तो ये आइसोप्रोपाइल चेन भी हो सकती है। इन चीजों को ध्यान से समझना भी है और याद भी रखना है।
तो ये D इज आल्सो द केस ऑफ मेटामर, यानी H मैंने C को दे दिया तो ये एस्टर है, लेकिन अगर यही H मैंने O को दे दिया होता, ये लीजिए CH2COOH, मैंने आपको समझा के चलो थोड़ा वैसे ही बनाते हैं जिस सेंस में हमने पहले बनाया था, ये लो। तो अब कंफ्यूज मत होना कि हमने उधर एक H रखा था तो अब भी रख सकते हैं, क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। नाउ द नेम ऑफ दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ A, B, C and D. It is a functional isomer of, आ रही है बात समझ, A, B, C and D. तो ये A, B, C and D का ये जो E है, ये क्या है, मेटा नहीं है। Now it will become फंक्शनल आइसोमर। तो इसी चीजों में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा और इस जैसे बाकी एग्जाम्पल को भी यही से समझने की कोशिश करनी है। क्लियर है जी? ठीक है, ठीक है। तो ये मेटामर्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर में सिर्फ बचा है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।